जीएसटी को 5 साल पूरे हो चुके हैं। कैसे रहे ये 5 साल और रिसेंटली जीएसटी क्यों न्यूज में था, बात करेंगे आज के कॉन कॉल में। 1 जुलाई 2017, आज से 5 साल पहले जीएसटी को रोल आउट किया गया था। इन 5 सालों में जीएसटी को लेकर काफी बातें हुई। मास्टर स्ट्रोक होने के साथ साथ इसे गुड एंड सिंपल टैक्स बताया गया। अपोजिशन ने इसे गब्बर सिंह टैक्स भी कहा। इसका जो नेटवर्क है, जिसे जीएसटीएन या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क भी कहा जाता है, इससे काफी प्रॉब्लम्स भी आई और मामले कोर्ट तक भी पहुंचे। जीएसटी कलेक्शन से कभी सरकार ने वाहवाही लूटी तो कभी लोगों को जीएसटी के टैक्स ब्रैकेट्स ने थोड़ा पिंच भी किया। जीएसटी को लेकर एक बड़ा इशू तब हुआ जब कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपना हिस्सा ना मिलने की कंप्लेंट टाइप की बातें भी की। खैर, अब 5 साल बीत चुके हैं। जीएसटी एक मेच्योर टैक्स सिस्टम लगता है। तो थोड़ा जीएसटी के बारे में बात करेंगे अभिषेक, और साथ ही साथ रिसेंटली ये न्यूज में क्यों था ये भी बताएंगे। तो अभिषेक, ओवर टू यू। आज हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जैसे शोएब ने बताया मैं इंट्रोडक्शन में। आज से ठीक 5 साल पहले 1 जुलाई 2017 को ये इम्प्लीमेंट हुआ था। तब की फोटो है। उस समय एक स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन, मिडनाइट को एक सेशन हुआ था, जहाँ पे तब के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जीएसटी को लॉन्च किया था। जीएसटी लॉन्च करने का जो मेन जो एम था, जो एक लाइन थी, वो थी वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स। जीएसटी पहले होने जब जीएसटी स्टार्ट हुआ था तो उसके पहले ये होता था कि अलग अलग टैक्स स्लैब होते थे। हर गवर्नमेंट अलग अलग टैक्स लगाती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स लगाती थी, एक्साइज ड्यूटी लगाती थी। स्टेट गवर्नमेंट अलग टैक्स लगाती थी, वैट लगाती थी। इनकी सबकी रेट, जो वैट होता था किसी चीज पे, पर्टिकुलर कोई भी आप एक सामान खरीद रहे हैं, इस पे सब पे अलग अलग एक टैक्स होता था। कोई बिजनेसमैन है जो कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है या कोई सर्विस दे रहा है, तो उसको अलग अलग टैक्स देना पड़ते थे। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी देना पड़ती थी। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको वैट पे करना पड़ता था। कई लोकल बॉडीज अपना अलग टैक्स लगाती थी, लोकल बॉडी को अलग टैक्स पे करना पड़ता था। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी। तो उसको सिंपल करने के लिए जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया कि एक ही टैक्स लगे। कोई भी चीज पर अगर आप बेच रहे हैं तो उस पर एक ही टैक्स होना चाहिए। अलग अलग टैक्स अलग अलग गवर्नमेंट को पे नहीं करना चाहिए। तो ये एक मेन मोटिव था कि किसी भी चीज पे किसी भी मार्केट में एक टैक्स लगे और हर राज्य में उसकी दर भी सेम हो। ऐसा नहीं हो कि मध्य प्रदेश में किसी एक एक पर्टिकुलर आइटम पे अलग टैक्स लग रहा है, महाराष्ट्र में अलग टैक्स लग रहा है, राजस्थान में अलग टैक्स लग रहा है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ये कोशिश की गई थी। अब कितना हुआ वो एक डिबेट का इशू है कि जब से जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ, इसकी पूरी आप जर्नी देखें। उसके पहले 2017 में ये जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ, 2016 में नोटबंदी हुई थी, तो मार्केट सेंटिमेंट थोड़े से नेगेटिव ही थे। फिर जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बाद फिर 2 साल कोरोना की एक महामारी आई जिसमें लॉकडाउन लगे, पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, ग्लोबल इकोनॉमी एक स्लोडाउन देखा। तो एक रोलर कोस्टर राइड रही है जीएसटी की पिछले 5 साल में। अब जब जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया था तो उसमें एक पॉइंट ये भी बोला गया था कि जीएसटी इम्प्लीमेंट करने से जो देश की जीडीपी है उसमें 1 से 3% की आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। पर जैसे कि मैंने कहा, जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बाद ग्लोबल एक स्लोडाउन आया, फिर महामारी की एक महामारी आ गई, कोविड-19। तो वो असर जीडीपी में देखने को नहीं मिला कि जीएसटी की वजह से जीडीपी 1 से 2% बढ़ी हो। पर इसके जो जो पॉजिटिव एक पॉइंट है उसमें एक ये भी वो बोला गया था कि रेवेन्यू लीकेज नहीं होगा, जो टैक्स की चोरी होती थी वो कम हो जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि मंथ ऑन मंथ जो जीएसटी कलेक्शन है वो बढ़ा है। हम पिछले 12 महीने की बात करें तो पिछले 12 महीने से लगातार जो जीएसटी कलेक्शन है वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा बना हुआ है। तो इसमें ये देखने को मिल सकता है कि लीकेज कम हुआ है, टैक्स कलेक्शन सरकारों का बढ़ा है। तीसरा एक जो पॉइंट था ये था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, की जो भी कोई व्यापारी है उसको बिजनेस करना है तो उसके लिए बिजनेस करना आसान होगा। उसको अलग अलग जगह अलग अलग गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, एक टैक्स भरना पड़ेगा। अब इसको कैसे पता कि करे कि क्या सही में किसी व्यापारी का
बिजनेस को बिजनेस करना आसान हुआ। अगर आप बात करें, किसी व्यापारी से बात करें, किसी सीए से बात करें जो जीएसटी रिटर्न फाइल करता है, उनके सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। हम एक वर्ल्ड बैंक की जो ईज ऑफ डूइंग रेटिंग होती है उसको देख सकते हैं। उसमें पेइंग टैक्स एक पैरामीटर होता है। उसमें अलग अलग पैरामीटर होते हैं। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक द्वारा, तो उसमें पेइंग टैक्स का भी एक पैरामीटर होता है। अगर हम ईज ऑफ डूइंग की बिजनेस की अगर रेटिंग देखें इंडिया की, जो कि 2018 में ये थी 77, 100 थी। जो रेटिंग थी ईज ऑफ डूइंग की पूरी दुनिया में, भारत की रेटिंग, वो 2018 में 100 पे 100वीं पोजीशन पे थे। 2019 में 77 पोजीशन पे थे। उसके बाद 2020 में 63 पोजीशन पे इंडिया की रेटिंग आई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देख के लगता है कि हमारी रेटिंग इंप्रूव हो रही है। तो हो सकता है कि पेइंग टैक्स पैरामीटर पे हमारा स्कोर इंप्रूव हो रहा हो, टैक्स भरना अब पहले की कंपैरिजन में इजी हो गया हो। अब 5 साल हो गए, इसके जो नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे बड़ा पॉइंट एक तो जो था इनिशियली, जो टेक्निकली एक चैलेंज आ रहा था, लोगों को टैक्स फाइल करने का पूरा ऑनलाइन सिस्टम था। तो जो टैक्स फाइल करने में जो चैलेंजेस आ रहे थे लोगों को, कई बार सिस्टम फेल जाता था, कई तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी इनिशियली, वो एक सबसे बड़ा था। अब अभी देखिए तो वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गई है। उसके बाद जो एक एम था, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि 1 नेशन 1 टैक्स, बट अभी भी हमारे 5 स्लैब बनी हुई है। 0% की, 5% की, 12%, 18%, इसे करके 5 स्लैब बनी हुई है। तो वो एक अभी भी वो पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है कि पूरे देश में एक ही टैक्स हो। 5 स्लैब काफ़ी ज़्यादा होती है किसी भी, अगर जीएसटी इम्प्लीमेंट करना है। अगर हमने दूसरे देशों के एग्जाम्पल देखे, कहीं पे भी इतनी स्लैब नहीं जितना ही इंडिया में स्लैब है। तो सबसे हाईएस्ट जो स्लैब है वो 28% की स्लैब है। उसके बाद जैसे कि शोएब ने कहा कि कई राज्यों में झगड़ा हुआ था, कि कई राज्यों ने बोला था कि हमें हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा है केंद्र सरकार से। वो क्यों हुआ है? जो जीएसटी है वो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। जहाँ पे चीज बिकेगी वहां पे टैक्स लगेगा। अगर किसी ने कोई सामान परचेस किया है या कोई चीज बेच रहा है तो उस पॉइंट पे टैक्स लगेगा। इसके पहले क्या होता था, जब एक्साइज ड्यूटी लगती थी, वैट लगती थी, वो प्रोडक्शन बेस्ड थे, यानी जहाँ पे चीज प्रोड्यूस हो रही है वहां पे टैक्स लगेगा। यानी कि इस जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद उन वो ऐसे राज्य जो इंडस्ट्रियल राज्य से, जहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट थी, जैसे जहाँ पे चीजें प्रोड्यूस होती थी, जैसे तमिलनाडु की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, यहाँ पे काफी इंडस्ट्री है, यहाँ पे चीजें प्रोड्यूस होती थी। तो यहाँ पे एक्साइज कलेक्शन, वैट कलेक्शन काफी ज्यादा था। बट जीएसटी लगने के बाद जो टैक्स कलेक्शन है वो जहाँ पे चीज बिकती है वहां पे टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे इन राज्यों का नुकसान हुआ कि जो इंडस्ट्रियल स्टेट है उनका नुकसान हुआ, क्योंकि इनका एक्साइज कलेक्शन, वेट कलेक्शन कम हुआ। और ऐसे राज्य कंजम्पशन बेस है, जहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे यूपी हुआ, बिहार हुआ, जहाँ पे चीजें ज्यादा बिकती है, ज्यादा कंजम्पशन होता है, उन राज्यों को फायदा हुआ। तो जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था तो ये कहा गया था कि जो नुकसान हो रहा है राज्यों को, जिन राज्यों को इंडस्ट्रियल स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है और गुजरात है, तो ये जो नुकसान है शुरुआत में केंद्र सरकार इन नुकसान की भरपाई करेगी। बट कई इशू देखने को मिले कि जितना बोला गया था उतना पेमेंट केंद्र सरकार ने उतनी भरपाई नहीं की गई, या की तो टाइम पे पेमेंट नहीं किया गया। तो इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार में इसको लेके एक 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 खींचातानी या एक एक आरोप प्रत्यारोप की सिचुएशन बनी रही थी। अब ये जीएसटी में रेट कैसे डिसाइड होते हैं कि कौन सी आइटम किस ब्रैकेट में आएगी, किस पे कितना टैक्स लगाना है? तो इसके लिए एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई। जीएसटी काउंसिल में टोटल 33 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 2 जो सदस्य रहते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रहते हैं, और बाकी जो 31 मेंबर रहते हैं वो राज्यों से रहते हैं, 28 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी। जो 2 केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि रहते हैं इस जीएसटी काउंसिल में, एक फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं और एक मिनिस्टर, एक एमओएस जो राज्य मंत्री होते हैं, जो टैक्स डिपार्टमेंट देखते हैं फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर, वो उसके मेंबर रहते हैं। बाकी 28 राज्यों और यूनियन टेरिटरी के जो 3 रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं वो या तो उन राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं या राज्यों द्वारा नियुक्त कोई प्रतिनिधि होता है। तो इसको बना के 33 लोगों की जीएसटी काउंसिल होती है, और जो इसके चेयरमैन होते हैं वो होता है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर हो गए वो इसके चेयरमैन हो गए।
अब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग कब होती है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हर 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में मीटिंग हो। जीएसटी काउंसिल अपनी सहूलियत के हिसाब से या सबकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से इनकी मीटिंग होती है। इस काउंसिल में डिसाइड किया जाता है कि किस आइटम को किस ब्रैकेट में लाना है, किस पे टैक्स लगाना है, किसको टैक्स में छूट देनी है, किस आइटम पे कितना टैक्स लगेगा, किसी पे अगर कम टैक्स लग रहा है तो बढ़ाना है, बड़े ब्रैकेट में लाना है, तो बड़े ब्रैकेट में लाना है। तो ये भी सब इस जीएसटी काउंसिल में डिसाइड होता है। अब जो चैलेंजेस है जीएसटी के सामने आने वाले सालों में, जो 5 साल हो गए, अब क्या चैलेंजेस है कि आगे क्या रोड हो सकती है। तो उसमें सबसे बड़ा ये कि जैसे मैंने कहा कि जो 5 ब्रैकेट है जीएसटी में भी 5 स्लैब बना रखे, उन स्लैब को कम करना। और सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि अभी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट इसमें जीएसटी में नहीं आते। पेट्रोलियम प्रोडक्ट को और शराब को छूट दी भी है, वो अभी भी राज्य सरकार है और केंद्र सरकार उस पर एक्साइज ड्यूटी और वैट लगा सकती है। ये दोनों प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार को काफी बड़ा रेवेन्यू आता है। इसको जीएसटी में लाना काफी चैलेंजेस है। अगर इसको जीएसटी में लाया जाता है तो हो सकता है कि इनिशियली केंद्र सरकार और राज्य सरकार को रेवेन्यू लॉस हो, पर लोगों को फायदा हो। अभी हमने देखा है कि हर राज्य में पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे अलग अलग टैक्स लगता है। पेट्रोल पे अलग टैक्स लग रहा है, डीजल पे अलग टैक्स लग रहा है, वेट वेरी करते हैं राज्य, हर राज्य में। कोई राज्य ज्यादा वेट ले रहा है, कोई कम ले रहा है। बट ओवरऑल देखें, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जो टैक्स है वो काफी ज्यादा है, एक्साइज ड्यूटी के फॉर्म में और वेट की फॉर्म में, वेट भी दोनों मिला दे तो काफी ज्यादा हम टैक्स पे करें पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे। अगर ये जीएसटी में आते हैं तो टैक्स कम होगा, इसका फायदा हम आम लोगों को होगा। पर मैंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार को इनिशियली नुकसान हो सकता है। अब इसकी भरपाई कैसी होगी, इस पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। तो ये काफी एक चैलेंजिंग काम है कि इन चीजों को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी जीएसटी के अंदर लाया जाए। रिसेंटली जीएसटी न्यूज में था कि 1 जुलाई से कुछ चीजें में चेंजेस हुए हैं, कुछ आइटम्स को जीएसटी के अंदर लाया गया है, कुछ के स्लैब बदले हैं। तो ये आपके सामने लिस्ट है। जैसे पैकेज फूड की, जैसे जो भी फूड आइटम लेते थे वो अभी तक जीएसटी में से उनको छूट मिली हुई थी, पर जो पैकेज फूड है और उनको भी अब जीएसटी में लाया गया है। पैकेज फूड मतलब जो भी एक पैक के फॉर्म में आपको दुकान में मिलता है। फॉर एग्जांपल कि आप कोई ब्रांडेड दही खरीदने जाते हैं, लस्सी खरीदने जाते हैं, किसी भी ब्रांड की हो, उस पर जीएसटी नहीं लगता था, अब उस पर जीएसटी लगेगा, उसको जीएसटी के अंदर लाया गया है। दूसरा, आप बैंक से चेकबुक इशू करवाते हैं, अब चेकबुक इशू कराने पे आपको 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। होटल रूम को जो होटल रूम अगर आप पे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं और होटल रूम बुक करते हैं, अगर 1,000 से कम अगर होटल रूम अगर आप ले रहे हैं तो उस पर पहले आपको जीएसटी पे नहीं करना पड़ता था, अब 12% जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। हॉस्पिटल बेड्स पे भी अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे, हॉस्पिटल में एडमिट है और आपने, अगर आपके रूम का किराया 5,000 से ज्यादा है तो आपको अब टैक्स पे करना पड़ेगा। पहले टैक्स नहीं पे करना पड़ता, 5% आपको टैक्स करना पड़ेगा। इसमें आईसीयू को अभी भी छूट दी गई है। एलईडी बल्ब, एलईडी लैंप्स पे, नाइफ्स पे, जो चाकू है, इन पे, कटर पे, इन पे टैक्स लगा है। पंप और मशीनरी पे भी टैक्स का स्लैब बढ़ाया गया है। किन पे टैक्स कम किया गया है अभी, रोपवे राइट, जो रोपवे राइट होती है उस पर टैक्स कम किया गया है। पहले 18% टैक्स लगता था, 5% टैक्स लगेगा। गुड कैरी जो रेंट रहता है, माल जो भाड़ा रहता है, उस पर 18% टैक्स लगता था, 12% टैक्स लगेगा। ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेस जो पे टैक्स कम किया गया है। तो ये जीएसटी की कुछ कहानी थी। एंड में अभिषेक ने जैसे बताया क्या सस्ता हो रहा है और क्या महंगा हो रहा है। नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल में ये फिर से रिवाइज भी हो सकता है। जैसा अभिषेक ने कहा, जीएसटी काउंसिल जब मिलती है तो इनमें रिविजन्स भी होते हैं। तो इस बार के कॉन कॉल में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।